क्या आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं? अब फिक्र छोड़िए, दिशा एसएससी आपके लिए लाया है स्पेशल 10 प्रैक्टिस सेट सीरीज। इसमें मिलेंगे टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस। अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? Which article of Indian Constitution specifies that there shall be a governor for each state? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन होने वाला है आर्टिकल 152, आर्टिकल 153 या आर्टिकल 155 या 156। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होने वाला है आर्टिकल 153। वो आर्टिकल 150 के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कितना होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन सेवेंथ अमेंडमेंट के तहत, कितने? सेवेंथ अमेंडमेंट के तहत जो ये हुआ था 1956 में, इसके तहत एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा स्टेट का भी गवर्नर बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 155 की। तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बाय प्रेसिडेंट। किसके द्वारा किया जाएगा? बाय प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा कि गवर्नर की जो नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं वो किस आर्टिकल में आते हैं? तो वो आते हैं अंडर आर्टिकल 155 में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे होने वाला है ये। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार माना जाता है, जिसे कहते हैं फाइनल इंटरप्रेटर? किसे माना जाता है? ऑप्शन है पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। किसको माना जाता है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। किसको? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को माना जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार है। यदि संविधान के किसी प्रावधान या शब्द के अर्थ को लेकर कोई कानूनी विवाद होता है तो वो सबसे पहले सॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 132 के तहत अपील सुनने का अधिकार है। किसके तहत? आर्टिकल 132 के तहत अपील सुनने का अधिकार है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि रिपब्लिक डे के 2 दिन बाद हुआ था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला ये। क्वेश्चन क्या है? 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? Which fundamental right was removed and made a legal right by 44th Constitutional Amendment Act? ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। किस संविधान को, किस अमेंडमेंट के तहत? 44th अमेंडमेंट के तहत। और ये कब हुआ था? ये जो 44 नंबर का अमेंडमेंट है ये हुआ था आपका, एक मिनट, 44 नंबर का अमेंडमेंट जो है संविधान संशोधन, ये हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में था, है ना। इसमें से संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटा दिया। जो पहले किस में था? पहले जो ये वाला राइट टू प्रॉपर्टी था 19 आर्टिकल के क्लॉज 1 के सब क्लॉज F में था। ठीक है, और अनुच्छेद 31 में भी शामिल था। किसमें था ये? आर्टिकल 31 में भी ये शामिल था। इसे संशोधन के बाद इसे मौलिक अधिकारों को सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 पार्ट 12 में इसको शामिल कर दिया, जिसमें अनुच्छेद किसमें इसमें इसका वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 300A के तहत। किसके? 300A के तहत एक सामान्य और कानूनी अधिकार है। और मूल संविधान में कुल कितने? 7 मौलिक अधिकार थे। पहले संपत्ति का अधिकार को हटाने से पहले कितने थे? पहले 7 थे, लेकिन अब कितना बचा है? अब सिर्फ 6 बचा है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का स्थान प्राप्त है? Under which article of Indian Constitution is the Supreme Court designated as a court of record? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन होने वाला है आर्टिकल 150, 124, 126, 129 या 131। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 129। क्या होगा? 129 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय
यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका अर्थ है कि इसके सभी फैसले और कार्यवाही साक्ष्य एविडेंस के रूप में हमेशा के लिए सुरक्षित रखी जा सकती है और इसके पास अपना अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड देने की पूर्ण शक्ति होती है। अब बात करते हैं प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को भी अनुच्छेद 215 के तहत, जिसके तहत आर्टिकल 215 के तहत अभिलेख न्यायालय का विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय के निर्णयों को देश के किसी भी अधीनस्थ न्यायालय लोअर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, बल्कि उन्हें एक कानूनी नजीर की तरह से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है ये। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है? Which part of Indian Constitution deals with center state financial relation? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होने वाला है पार्ट 12। पार्ट 12 में जो है 264 से लेकर आर्टिकल 264 से लेकर 300 के ए तक वित्त संपत्ति संविदाय बाद फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट से संबंधित है। इस भाग के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच टैक्सेज और राजस्व के बंटवारे के सभी नियम व सिद्धांत दिए गए। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। देश के वित्तीय राजस्व निष्पक्ष बंटवारे के लिए जिम्मेदार वित्त आयोग, जिसे कहते हैं फाइनेंस कमीशन का गठन इसी अनुच्छेद के तहत, किसके अनुच्छेद के तहत हुआ था? आर्टिकल 80 के तहत। किसका? फाइनेंस कमीशन का गठन आर्टिकल 280 के तहत हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इसे कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार, की अवधारणा किस देश से ली गई है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन होने वाला यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होने वाला यूनाइटेड किंगडम से। कहां से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों, आर्टिकल 105 के तहत संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियां और उनके सदस्यों के विशेष अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब राज्य के विधानमंडल और उनके सदस्य जैसे एमएलए को यह विशेष अधिकार संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 194 के तहत प्राप्त है। आर्टिकल 194 के तहत प्राप्त है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली और संसद सदस्य एमपीज को मिलने वाले विशेष अधिकार व प्रिविलेज मुख्य रूप से यूके, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सांसद बिना किसी बाहरी डर या कानूनी अड़चन के संसद में अपनी बात रख सकता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। ऑप्शन होगा सी, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति जो है अंतिम निर्णय लेते हैं। अब आर्टिकल 103 के तहत, आर्टिकल 103 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद का कोई एमपी संविधान के प्रावधानों के तहत अयोग्य हो गया है, तो उस पर अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन सलाह किससे लेनी होगी? सलाह लेनी होगी इलेक्शन कमीशन से भी लेना पड़ेगा। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एडवाइस इलेक्शन कमीशन से भी लिया जाएगा। यदि अयोग्यता का मामला दल बदल विरोधी कानूनी के अंतर्गत आता है तो निर्णय राष्ट्रपति नहीं लेगा बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष लेगा। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगर ये जो है अयोग्यता का जो मामला दल विरोधी कानून, जिसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर इससे रिलेटेड है तो इसका अंतिम फैसला राष्ट्रपति नहीं लेता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 360 किससे संबंधित है? ऑप्शन है नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल्स, फाइनेंशियल इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। किससे संबंधित है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। किससे? फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। आर्टिकल 360
भारत के राष्ट्रपति को देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करने का विशेष अधिकार प्रदान करता है। कौन सा? फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रदान करने का। ठीक है, अब देखते हैं भारत के इतिहास में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। इमरजेंसी वो 3 टाइप के हैं, जिसमें एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। यहाँ तक कि वर्ष 1991 में गंभीर आर्थिक संकट के समय भी इसका उपयोग नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग के मामलों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है? Which article of Indian Constitution India vested the power of superintendence, directions and control of election in the Election Commission? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 324, आर्टिकल 324। कौन सा? आर्टिकल 324 के तहत भारत के इलेक्शन कमीशन को देश की संसद तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले सभी चुनाव का अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण करने की पूर्ण संवैधानिक है। किसका? एक मिनट, ये इसको किसका है? इलेक्शन कमीशन को जो है किसका चुनाव? तो अभी ये जो चुनाव बात कर देते हैं, प्रेसिडेंट का हो सकता है। किसका हो सकता है? प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करा सकता है, और लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव। किसका? लोकसभा प्लस राज्यसभा का भी चुनाव कौन करा सकता है? इलेक्शन कमीशन, और इसे पूर्ण संवैधानिक शक्ति प्रदान की गई है। भारत के निर्वाचन आयोग जो है इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या होगा इसका आंसर? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को जो है इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी, है ना। इसलिए देश के प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डेज मनाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर डेज। क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर डे भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? 86 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? Which fundamental duty was added by 86 Constitutional Amendment Act 2002? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू वंस चाइल्ड बिटवीन 6 and 14 ईयर्स। कितने? 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का अपॉर्चुनिटी प्रदान किया गया था। कब? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, है ना। अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 51A में 11वां मूल्य कर्तव्य खंड के जोड़ा गया था। किसमें? आर्टिकल 51 के ए में। टोटल कितने हैं? टोटल जो है कितना मूल कर्तव्य है? कितने इसमें जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 11। कितने? 11। इसमें 11वां मूल्य खंड के रूप में जोड़ा गया था। कौन? ये जो एजुकेशन है वंस चाइल्ड बिटवीन 6 and 14 ईयर के बीच में, 6 साल से लेकर 14 साल की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये 11th नंबर का क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये किसमें ऐड किया गया था? आर्टिकल 51 के ए में। किसमें किया गया था? आर्टिकल 51 के ए में किया गया था। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान किया गया है? Which schedule of Indian Constitution contains provision regarding the anti defection law? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन होने वाला है 8th शेड्यूल में, 9th शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में या 11th शेड्यूल में। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10वीं संविधान अनुसूची में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान किया गया है। अब बात करते ये है क्या? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। इसे संसद सदस्यों या राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में जाने पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। और इस अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये जोड़ा गया
52वें अमेंडमेंट के थ्रू। कब हुआ था ये हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 के थ्रू क्या जोड़ा गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया था। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता का अंतिम निर्णय सदस्य के जो सदन के सदस्य होते हैं, उसके जो स्पीकर होते हैं या चेयरमैन भी हो सकते हैं, वो इनके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि ये जो है अयोग्य है या नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू जज ऑफ ए हाई कोर्ट? क्या होगा इसका आंसर? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। उसी राज्य के जो गवर्नर होंगे वो दिलाएंगे, उसको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 219 आर्टिकल 219 में के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेनी होती है। राज्यपाल भी कर सकता है या राज्यपाल किसी व्यक्ति को अपॉइंट करता है शपथ दिलाने के लिए, तो उसके समक्ष भी अपना जो है ओथ ले सकता है हाई कोर्ट के जज। हालांकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। हाई कोर्ट के जो है जज, इसकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन ओथ कौन दिलाते हैं? ओथ जो है वो दिलाते हैं गवर्नर। इसको भी याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देखते हैं? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ये अपना रेजिग्नेशन लेटर हमेशा किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। किसको देंगे? ये देंगे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है? सरकारी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस समीक्षा के लिए किया गया था? द सरकारी कमीशन वाज सेट अप टू रिव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, सेंटर स्टेट रिलेशन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स या इलेक्टोरल सिस्टम। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। किसके लिए? सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए क्या बनाया गया था? सरकारी कमीशन बनाया गया था। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में जो है इसका गठन किया गया था। और भारत सरकार द्वारा केंद्र और राज्य के बीच संबंधों और शक्ति के संतुलन की समीक्षा करने के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त भविष्यवाणी न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे। अब बात करते हैं, इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी है। कब? 1988 में अपनी अंतिम रिपोर्ट, लास्ट रिपोर्ट सौंपी है। कौन? सरकारी आयोग, जिसे कहते हैं सरकारी आयोग, लास्ट रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 350 के विवेकपूर्ण उपयोग पर महत्वपूर्ण सिफारिश शामिल है, जिसे राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 356 के विवेकपूर्ण आयोग पर महत्वपूर्ण सिफारिश शामिल है। इस आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था। यह भी आप लोग याद रखिएगा, कब किया गया था? 1990 में। 1990 में जो है इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था। किसका किया गया था? इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था। किसके सिफारिश पे? तो इसी सरकारी आयोग की सिफारिश पे किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान को के किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का प्रावधान है? ऑप्शन होने वाला आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 का ए, आर्टिकल 41 या आर्टिकल 43 का ए। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 39 का ए। आर्टिकल 39 के ए के तहत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का हिस्सा है। यह प्रावधान करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था इस तरह काम करे कि सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय मिले और आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण कोई नागरिक न्याय पाने से वंचित न रहे। इसे अनुच्छेद 42 के संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया?
अमेंडमेंट जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस अनुच्छेद के उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? नालसा का गठन हुआ था। इसको भी जरूर याद रखिएगा। जो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देता है, कौन? नालसा। तो पूछ लेगा नालसा का फॉर्मेशन जो है कब हुआ था, किसके लिए हुआ था? तो करेंगे इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो है वो गरीबों को प्रदान कराने के लिए किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे कहते हैं एनडीसी, जिसे कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, भारत के पंचवर्षीय योजनाओं और विकास कार्यों पर निर्णय लेने वाली एक शीर्ष संस्था है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। इसका गठन कब किया गया था? एनडीसी का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को किया गया था, है ना। यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। कौन? देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी स्टेट है उसके मुख्यमंत्री है, और नीति आयोग जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, इसके सभी सदस्य किसके मेंबर होते हैं? ये होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष मेंबर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या होने वाला है? संविधान का अनुच्छेद 21 का ए किस वर्ष के संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन होने वाला है 2000, 2002, 2005 या 2002। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2002 के लिए। कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। कौन? आर्टिकल 21 का ए। इसके तहत शिक्षा के अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाया गया। किसको? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को क्या बनाया गया? फंडामेंटल राइट बनाया गया। क्या बनाया गया? फंडामेंटल राइट बनाया गया। ठीक है, इसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, और इसे 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, 6 साल से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन, कौन सा? फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान किया गया इसमें। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं इस संशोधन को पूरी तरह प्रभावी करने के लिए संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? 2009 में आया था, है ना। इसके द्वारा पारित किया गया, और जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। यह भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, जिसे कहते हैं यूपीएससी, इसके अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? टू whom does the chairman of UPSC submit his resignation? किसे सौंपते हैं अपना रेजिग्नेशन? तो ये सौंपते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किसको सौंपते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। संविधान के आर्टिकल 316 के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना। इसके मेंबर और इसके अध्यक्ष यूपीएससी के, और ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की जो है टेन्योर कितने दिन की होती है? ये होती है 6 साल की। कितनी होती है? 6 साल की होती है, या 65 साल अपनी उम्र पूरा कर चुका हो। अगर 65 साल से ज़्यादा हो चुका है तो भी पद से हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की, जैसे कहते हैं स्टेट पीसीएस कहते हैं, पीएससी कहते हैं। इसके अध्यक्ष अपना सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को नहीं बल्कि राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। तो स्टेट पीएससी जितना है, स्टेट पीएससी, इसका जो मेंबर है
ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको सौंपते हैं? ये सौंपते हैं गवर्नर को। किसको? गवर्नर को सौंपते हैं। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन होने वाला है, 1 मिनट। क्वेश्चन हमारा होने वाला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है? ऑप्शन होने वाला आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 या आर्टिकल 25। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 24। क्या होगा? आर्टिकल 24 जो है ये अनुच्छेद 24 शोषण के खिलाफ अधिकार का हिस्सा है, जो स्पष्ट करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी भी खतरनाक रोजगार पर काम पर नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 23 इसके ठीक विपरीत है। आर्टिकल 23 इसके क्या है? ठीक विपरीत है। विपरीत क्या है? इसके तरफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहते हैं मानव तस्करी, और जबरन जिसे फोर्सेड लेबर जिसे कहते हैं बलात्श्रम पर रोक लगाया जाता है। और बाल श्रम को पूरी तरह से प्रतिबंध करने के लिए संसद द्वारा बाल श्रम निषेध और विनियम संशोधन अधिनियम 2016 में पारित किया गया। कब पारित किया गया था यह अधिनियम? 2016 में पारित किया गया था। यह भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 19। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का उल्लेख है? Which article of Indian Constitution mentions the post of Attorney General of India? होने वाला है ऑप्शन आर्टिकल 74, 76, 78 या 81। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, आर्टिकल 76। इसमें जो है अटॉर्नी जनरल के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल का पद प्रावधान किया गया है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। ये क्या होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं, ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? इसका अपॉइंटमेंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं इसका अपॉइंटमेंट। अब बात करते हैं, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद पर बने रहते हैं। जब तक प्रेसिडेंट चाहे वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है। तो जितना क्वालिफिकेशन सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होता है, उतना ही क्या इसकी भी जो योग्यता किसके लिए होती है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी इतनी ही योग्यता चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। इसका क्वेश्चन क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है? हु हैज द पावर टू समन टू ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट? ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ। भारत के राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति रखता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत यदि किसी साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति को संसद की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं मनी बिल और संविधान संशोधन अधिनियम के मामलों में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, मनी बिल हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया, संविधान संशोधन बिल हो गया, इसमें जो है भारत का राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकता है। बुलाया किस में जा सकता है? बुलाया जा सकता है सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में। किसमें? ऑर्डिनरी बिल में, जिसे कहते हैं साधारण विधेयक। ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑफ इंडिया? कितने साल का इसका कार्यकाल होता है? ये होता है 6 सालों का। कितने साल का? 6 साल का होता है। 6 साल या 65 साल अपना उम्र पूरा कर ले तो भी ये क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। 6 साल या 65 साल की उम्र तक बने रहते हैं। अब बात करते हैं ये किस आर्टिकल के अंडर आते हैं, तो ये आते हैं आर्टिकल 148 के तहत। आर्टिकल 148 के तहत स्थापित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कहते हैं CAG, का कार्यकाल 6 वर्ष से लेकर 65 वर्षीय आयु तक होती है ना। वह भारत के लोक वित्त, जिसे कहते हैं पब्लिक फाइनेंस, का संरक्षक होता है। किसका संरक्षक होता है ये? पब्लिक फाइनेंस का। किसका? पब्लिक फाइनेंस का ये संरक्षक होता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, इसका काम क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस का। अब बात करते हैं CAG को उनके पदों से केवल उसी प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रक्रिया से हटाया जाएगा उसी प्रक्रिया से किसको हटाया जाएगा? CAG को भी हटाया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं? मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 6 साल के लिए। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जिसे कहते हैं परमानेंट हाउस कहते हैं, जिसका कभी भी विघटन नहीं होता है और इसके सदस्य का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 ईयर में जो है इस राज्यसभा के जो सदस्य है उसका 1/3 कितना? 1/3 जो होता है वो रिटायर्ड होते हैं। क्या होता है? 1/3 प्रत्येक 2 साल पे रिटायर होते हैं और उसके स्थान पे नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। जबकि लोकसभा के लिए कितना चाहिए? लोकसभा की बात करें तो इसके लिए सिर्फ 25 साल ही चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है ये। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन, जिसे कहते हैं अवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, से संबंधित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 17? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 17। समानता के अधिकार के तहत आर्टिकल 17 छुआछूत को पूरी तरह समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण प्रतिबंधित करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून का एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब बात करते हैं इस अनुच्छेद को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संसद ने अपराध अधिनियम 1955 पारित किया था। क्या पारित किया था? अपराध अधिनियम 1955 पारित किया था, जिसका नाम 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण रख दिया गया। इसका नाम कब बदला गया? नाम बदला गया, एक मिनट, इसका जो है नाम बदला गया कब? नाम बदला गया 1976 में, 1976 में नाम बदला गया। इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में अनटचेबिलिटी शब्द को न तो कहीं परिभाषित किया गया है और न ही इसका व्याख्या की गई है। किसकी नहीं है? अनटचेबिलिटी शब्द का कहीं भी व्याख्या नहीं की गई है। तो याद रखिएगा इसका नाम कब चेंज हुआ था? 1976 में। और चेंज करके क्या नाम दिया गया था इसका? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 24। क्वेश्चन क्या होने वाला है? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? बाय विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर एडेड टू द प्रीएम्बल? कब जोड़ा गया था? किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है प्रीएम्बल में सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था। अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1976 में। 1976 में हुआ था। इसके थ्रू कितने वर्ड जोड़े गए थे? 3 वर्ड जोड़े गए थे। कितने?
3 वर्ड जोड़े गए थे, जिसमें एक था सोशलिस्ट, सेकुलर था और एक और था इंटीग्रिटी था। क्या था? एक था इंटीग्रिटी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये था इंटीग्रिटी। इसको भी जोड़ा गया था कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन को। इसके व्यापक बदलाव के कारण इसे लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 42वां संविधान को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे अमेंडमेंट हुए हैं कि संविधान की रूपरेखा ही बदल के रख दी थी इसने। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या होने वाला है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? क्या होगा इसका आंसर? वो देते हैं डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। किसको देते हैं? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देते हैं। जो स्पीकर अपना इस्तीफा डिप्टी ऑफ स्पीकर को देखते हैं, लिखित रूप में सौंपते हैं। इसी प्रकार उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। तो इसके जो मेन स्पीकर होंगे, कौन होंगे? स्पीकर जो होंगे वो अपना जो है त्यागपत्र देगा डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर किसको देगा? मेन स्पीकर को देगा। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालिक सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है, बशर्ते 14 दिन पहले इनकी सूचना देनी पड़ेगी। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले इसको सूचना देनी होगी इसको पद से हटाने के लिए। जब लोकसभा भंग होती है तो अध्यक्ष तुरंत अपना पद नहीं छोड़ता, बल्कि वह नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपना पद बनाए रखता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन 26। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अभी हम लोग कर के आए हैं। राज्य लोकसभा जो होते हैं स्टेट पीएससी, इसके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा गवर्नर ऑफ स्टेट। राज्यों के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यों के राज्यपाल। आर्टिकल 316, एक बात कर लेते हैं। आर्टिकल 316, आर्टिकल 316 के तहत राज्य लोकसभा, जिसे कहते हैं एसपीएससी, के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगा, गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। हालांकि इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास ही होता है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। राज्य लोकसभा आयोग के सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक रहते हैं। कितने? इसके जो मेंबर है ये 6 ईयर तक रहते हैं या 62 साल की उम्र पूरा करने तक रहते हैं। कितने उम्र? 62 साल का उम्र अगर पूरा कर लिए हैं 6 साल से पहले ही, तो भी ये क्या हो जाएगा? अपना पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन यूपीएससी में जो हो रहा था संघ लोक सेवा में, वो 65 साल तक था लास्ट एज। कितना साल था? 65 साल तक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 27। क्वेश्चन क्या होने वाला है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, जैसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, के लिए निर्देश करता है? Which article of the Indian Constitution direct the state to secure a uniform civil code? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 44। कौन करता है? आर्टिकल 44। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आने वाला आर्टिकल 44 यह निर्देशित करता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, जिसका अर्थ है कि सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी के समान कानून होंगे। अब बात करते हैं गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुर्तगाली शासन के समय से ही सामान्य नागरिक संहिता लागू है। कहां? गोवा में जो है। गोवा में कब से? सबसे पहले से, जब पुर्तगाल आए थे भारत, तब से ही जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये तब से ही लागू है। हाल ही में उत्तराखंड में राज्य के वर्ष 2024 में स्वतंत्र भारत का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया। क्या किया गया है? उत्तराखंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 28। क्वेश्चन क्या होने वाला है? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? Which committee recommended the 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया?
ऑप्शन है अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, LN सिंघवी कमेटी या GV राव कमेटी। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता कमेटी। इसकी सिफारिश पे जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज, 3 टायर में पंचायती राज सिस्टम को बांटा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति, कब यह गठित हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति ये गठित हुआ था 1957 में, 1957 में गठित हुआ था। इसके विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पे। किस स्तर पे? ग्राम स्तर पे, ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे और क्या किया गया था? और ब्लॉक स्तर पर, और ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति का किया गया था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद किया गया था। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ग्राम स्तर पे किया गया था, फिर किया गया था ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे किया गया था और उसके बाद किया गया था जिला स्तर पे। किस पे? जिला स्तर पे किया गया था। ग्राम पंचायत पे, ग्राम पंचायत के स्तर पे ग्राम पंचायत का गठन करने का प्रावधान बोला गया था, और जो ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति का और जिला स्तर पे जिला परिषद का गठन करने के लिए जो इस पे सिफारिश की गई थी इस कमेटी की। चलते हैं अब इसके कुछ एक अलग फैक्ट देखते हैं। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। पहली बार कब शुरुआत हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी के बर्थडे पे। और सबसे पहले कहाँ हुआ था लागू? राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान के कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में। किसमें? राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। कौन? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 29। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद की मंजूरी के लिए कितने समय के भीतर रखा गया है? विद इन व्हाट पीरियड मस्ट ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट? कितने दिनों के लिए रख सकते हैं? 1 मंथ के लिए। कितने? 1 मंथ के लिए रख सकते हैं। आर्टिकल 350 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी है। इसके प्रस्ताव को जारी करने के तारीख से लेकर 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। मूल संविधान में यह अवधि 2 महीने थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे 1978 में इसे घटाकर 2 महीने से क्या कर दिया? 1 महीने कर दिया गया। एक बार संसद ने मंजूरी मिल गई तो ये आपातकाल 6 महीने तक जारी रह सकता है। कितने महीने तक? 6 मंथ तक जारी रह सकता है। लेकिन जैसे ही 6 मंथ खत्म हो गया, अगर फिर से इसको इमरजेंसी लगाना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा? फिर से मंजूरी लेनी पड़ेगी। किससे? पार्लियामेंट से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्थानीय स्वशासन पंचायतों से संबंधित है? Which part of the Indian Constitution relate to local self government? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा पार्ट बी, पार्ट 9। भारतीय संविधान का जो भाग 9 है ग्रामीण स्थानीय शासन यानी पंचायत से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पुनः जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया, जो पंचायत को, ये कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन, 73वां अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया, 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न नियम शामिल है। कहाँ? आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक जो सारे कितने हैं? ये पंचायती राज से नियम शामिल है। शहरी स्थानीय निकायों नगरपालिका को इसके ठीक बाद पार्ट 9A द्वारा अनुच्छेद 343 पी से लेकर अनुच्छेद 343 के ZG तक के तहत जोड़ा गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या है? जीएसटी
परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? इसका अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। क्या होता है इसका आंसर? क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 279 ए, आर्टिकल 279, आर्टिकल 279 ए के तहत गठित माल और सेवा कर, जिसे कहते हैं जीएसटी परिषद, एक संवैधानिक निकाय है जिसका अध्यक्ष हमेशा भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही होंगे। इस परिषद में केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री और सभी राज्य के वित्त या कर मंत्री इसके सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी परिषद को 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? अमेंडमेंट 101 मिनट। इसका जो संविधान संशोधन अमेंडमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 2016 में। और कौन से नंबर का अमेंडमेंट था? ये था 121वें नंबर का। किस में? 101 नंबर का अमेंडमेंट था जो कि हुआ था 2016 में। इसी के तहत जीएसटी को आर्टिकल 279 ए के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 32। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार, जिसे कहते हैं एडल्ट सफरेज, का प्रावधान किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एडल्ट सफरेज? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्टिकल 326। क्या होगा? आर्टिकल 326 के तहत अनुच्छेद 326 यह प्रावधान करता है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, जिसका अर्थ है कि हर नागरिक जो निर्धारित न्यूनतम आयु पूरी कर चुका है उसे वोट देने का अधिकार है। अब 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा, कौन से? 61वां जो अमेंडमेंट, ये कब हुआ था? 1989 के द्वारा। इसके द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से घटा के कितना? 18 वर्ष कर दिया गया। अब 18 वर्ष के सभी जो है जितने भी वयस्क है वो वोट दे सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 325। आर्टिकल जो है 325 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर मतदाता सूची से शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकता। इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 33। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? By which constitutional amendment was the provision of nominate 2 Anglo-Indian members to the Lok Sabha abolished? किसके तहत किया गया है? किस संविधान संशोधन के तहत? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 104th अमेंडमेंट, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। यह हुआ था कब? यह हुआ था 2019 में हुआ था। इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया गया, यहाँ से समाप्त कर दिया गया और इसे जनवरी 2020 से प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया। पहले अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में इस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति कितने? 2 लोगों को, एंग्लो इंडियन को राज्य जो है लोकसभा में इस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। इसे 104वें संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियां एससी और अनुसूचित जनजातियां एसटी के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों आरक्षण के अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा किस देश से ली गई है? द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस in the preamble of the Indian Constitution is borrowed from the revolution of which country? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा रशियन रेवोल्यूशन। क्या होगा? रशियन रेवोल्यूशन। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल 3 प्रकार की न्याय। कितने प्रकार की न्याय है? 3 प्रकार की। पहले न्याय है सामाजिक। क्या है? सामाजिक न्याय है। दूसरा न्याय क्या है? दूसरा है आर्थिक न्याय है। उसके बाद तीसरा न्याय क्या है? तीसरा जो है राजनीतिक न्याय है। क्या है? राजनीतिक
न्याय। राजनीतिक न्याय। इसके आदर्श को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। कब से लिया गया है? 1917 की रूसी क्रांति से। 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। आप जरूर इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांसीसी क्रांति से 1789 से 1799 से लिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 35। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो इसका आंसर होने वाला है आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट को रिट जारी करने का पावर दिया गया। अब बात करते हैं, यह मौलिक अधिकारों और अन्य कानून अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण या परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जैसी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। कितने प्रकार की? 5 रिट जारी कर सकती है। कौन? हाई कोर्ट की कर सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत जिसे केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही जारी करने का अधिकार है। तो इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल कौन है? हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक कौन सा मौलिक अधिकार पे, फंडामेंटल राइट पे ही रिट जारी करने का अधिकार है, लेकिन हाई कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। तो ये लोग आप लोग याद रखिएगा, रिट के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 36। क्वेश्चन क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या होगा इसका आंसर? की जाती है। इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाएगी? ये तो किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत। किसके तहत? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। अब ये किसमें है निहित है? ये जो है आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि एक अंतर राज्य परिषद के गठन से सार्वजनिक हितों की पूर्ति होगी, तो वे ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं और उसके कर्तव्यों को परिभाषित कर सकते हैं। अब बात करते हैं, पहली बार अंतर राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? पहली बार इंटर स्टेट का गठन कब हुआ था? ये हुआ था मई 1990 में। कब हुआ था? मई 1990 में हुआ था, जिसमें बीपी सिंह सरकार के दौरान सरकारी आयोग की सिफारिश पे हुआ था। किस आयोग के? सरकारी आयोग के सिफारिश में इंटर स्टेट काउंसिल का गठन पहली बार मई 1990 में किया गया था। और 21 आर्टिकल के अंदर आते हैं, आर्टिकल 263 के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 37। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं हो सकता है? Which article of Indian Constitution cannot be suspended even during a national emergency? और ये सबसे ज्यादा पावरफुल जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 को इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? ये आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से नेशनल इमरजेंसी जो है राष्ट्रीय आपातकाल, ये किस आर्टिकल के अंदर आते हैं? ये आते हैं आर्टिकल 359 के तहत। आर्टिकल 359 के अंतर्गत आते हैं। इसके दौरान राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकार के परिवर्तन को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन वे अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं कर सकते हैं। यह सुरक्षात्मक व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन। ये जोड़ा गया था 44वां जो अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, इसके द्वारा जोड़ा गया था। कौन? आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। किसमें? नेशनल इमरजेंसी के दौरान। अब बात करते हैं इसके विपरीत आर्टिकल 19 में दी गई स्वतंत्रता, शुद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू होते ही उसे अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः ही निलंबित हो जाएगी। तो 19 खत्म हो सकती है, लेकिन 20 और 21 कभी भी खत्म नहीं हो सकता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 38। क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन होने वाला है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में वर्णित है? द प्रोसीड्यूर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 61। क्या होगा? आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट चलाने की विस्तृत प्रक्रिया दी गई। राष्ट्रपति को उनके पद से केवल एक ही आधार पर हटाया जा सकता है और वह है संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, बाकी नहीं हटा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लागू नहीं किया गया है, अभी तक लागू नहीं किया गया है। अब बात करते हैं महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी शुरू हो सकता है, जिसके लिए सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षर अनिवार्य है। कितने सदस्य का? 1/4 मेंबर का। अगर मान लीजिए 100 मेंबर है तो उसमें से 25 मेंबर का कम से कम साइन होना चाहिए इस प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 39। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में आधिकारिक भाषाओं ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 17 के, सॉरी पार्ट 17 में। किसमें है? पार्ट 17 में जो है आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। इसमें संघ की भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं और सर्वोच्च व उच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया। आर्टिकल 3431 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। किस आर्टिकल तहत? आर्टिकल 343 के 1 के तहत जो है संघ की राजभाषा हिंदी में होगी। क्या होगी? हिंदी होगी। और जो इसकी लिपि होगी वो क्या होगी? वो देवनागरी होगी, देवनागरी स्क्रिप्ट होगी इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल आधिकारिक भाषाओं की सूची से जुड़ी, जिसमें कुल कितने हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। कितने शामिल हैं? 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेज शामिल है। और ये किस शेड्यूल में शामिल है? 8th शेड्यूल में शामिल है। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में शामिल है। कितने? 8 भाषाएं। कितने भाषाएं? सॉरी 22 भाषाएं शामिल है। 22 भाषाएं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 40। क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट यूनियन लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय कानून मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन बने हैं? कौन बने थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 का हुआ था? 1947 ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है, जिसमें भीमराव रामजी अम्बेडकर को देश का पहला केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया। वे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद को पहला जो है एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्टर बनाया गया था इसमें। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा होने वाला है 41। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी प्रदान करता है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन होने वाला है आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 25 से 28। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 14 से 18। क्या होगा? 14 से 18 जो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत आता है। इसमें किसमें आता है? पार्ट 3 में आता है, ये पार्ट 3 में आता है। अब बात करते हैं, यह देश के सभी नागरिकों के लिए कानूनी, सामाजिक और सार्वजनिक अवसरों पर समानता सुनिश्चित करता है। इसके ठीक बाद अनुच्छेद 1922 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अब बात करते हैं, अनुच्छेद 14 में 2 अवधारणाएं शामिल हुई हैं। विधि के समक्ष समानता, जो कि ब्रिटिश से ली गई है,
और विधियों का समान संरक्षण, जैसे अमेरिका से लिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 42। क्वेश्चन क्या है? किसी संसद के किसी भी सदन का सत्र बुलाने का सत्रावसान, जिसे कहते हैं प्रोग करने का अधिकार किसके पास है? Who has the power to summon or prorogue a session of either house of parliament? किसके पास अधिकार है ये अधिकार है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और ये किस में है? ये आर्टिकल 85 के अंतर्गत, आर्टिकल 85 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन का बुलाने का और उनका सत्रावसान करने की शक्ति प्रदान है। वे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 43। क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन का विवरण है? Which schedule of Indian Constitution deals with the allocation of seats in Rajya Sabha to state and UTs? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 4th शेड्यूल में। किसमें? 4th शेड्यूल में बताया गया है। संविधान की 4थी अनुसूची विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट से संबंधित है। यह आवंटन राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर? राज्य के जनसंख्या के आधार पर। तीसरी अनुसूची विभिन्न संवैधानिक पद जैसे मंत्री, न्यायाधीश की शपथ और प्रतिज्ञान, ओथ एंड अफर्मेशन के प्रारूप से संबंधित है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पास राज्यसभा में सबसे अधिक सीट है, और कितनी है? वो है 31। कितनी है? यूपी के पास सबसे ज्यादा है, और वो कितनी है? 31 सीटें है। किसकी? राज्यसभा की। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 44। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इसकी स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुई है? आर्टिकल 323 के ए के तहत, या 323 बी के तहत, 324 के तहत, या 325 के तहत? किसके तहत हुई इसकी? तो इसकी स्थापना हुई है आर्टिकल 323 के ए के तहत, आर्टिकल 323 ए के तहत हुआ है। इसके तहत संसद और केंद्र राज्यों के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें और विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की शक्ति दिया है। इसके तहत 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT का गठन हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? इसका गठन हुआ था 1985 में, 1985 में गठन हुआ था, है ना। अब बात करते हैं इस अधिकरणों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा संविधान के एक नया भाग पार्ट 14A में जोड़कर शामिल किया गया। किसमें किया गया? पार्ट 14A में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 45। क्वेश्चन क्या है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को एक बार में अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 6 मंथ के लिए। कितने? 6 मंथ के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 46। क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी निर्धारित की गई है? अभी हम लोगों ने करके आया था, राज्यसभा के लिए कितने? 3 साल, और लोकसभा के लिए कितने? लोकसभा के लिए सिर्फ 25 साल ही चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए? 30। ये आर्टिकल 84 में है। किस में है? आर्टिकल 4 में है, 84 में है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 84 होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। जबकि स्थानीय पंचायत के लिए कितना? स्थानीय पंचायत के लिए सिर्फ 31 साल ही होना चाहिए। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? तो इसके लिए भी कितनी चाहिए? 35 साल चाहिए। इसके लिए आयु कितनी चाहिए? 35 साल चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है और गवर्नर बनना है तो राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों के लिए 35 साल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 47। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जिसे कहते हैं रेजिडुअरी पावर्स का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है ये? इसका सही आंसर है कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से। अब बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियां में जो विषय है
वो संघ, राज्य या संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत ये शक्तियां केंद्र सरकार को सौंपी गई है। किसके तहत? रेजुलरी पावर, ये आर्टिकल 248 के तहत किसको सौंपा गया है? ये भारत सरकार को सौंपा गया है। और ये किसी भी लिस्ट, जिसे कहते हैं स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, इसे यूनियन लिस्ट भी कहते हैं, और कंकरेंट लिस्ट, इसमें किसी में भी ये शामिल नहीं होता। ये अलग से केंद्र सरकार का ही इस पे पावर होता है। और ये मॉडल कहाँ से लिया गया? ये मॉडल कनाडा से लिया गया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? कंकरेंट लिस्ट। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और बात करते हैं अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास नहीं बल्कि वहां के राज्यों के पास सुरक्षित होती हैं। ये जो है रेजुलरी पावर, ये यूएसए में किसके पास होती है? यूएसए में जो है ये पावर, रेजुलरी पावर है, ये स्टेट के पास होती है। क्या होती है? स्टेट का, क्योंकि वहाँ हर एक स्टेट के लिए आपको अलग अलग सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। और हमारे इंडिया में क्या है? पूरे देश के लिए एक ही सिटीजनशिप लेना पड़ता है। तो यही दोनों फर्क है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 48। क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे कहते हैं एनसीबीसी, को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांटेड टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 102वां संविधान, 102nd अमेंडमेंट। इसके तहत यह हुआ कब था? ये हुआ था 2018 में। कब हुआ था? 2018 में। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। इसके तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 338B जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 338B को जोड़ा गया। ठीक है, अब बात करते हैं 101वां जो संविधान संशोधन है, यह देश में जीएसटी लागू करने से संबंधित था। 102 नंबर का तो हो गया ये एनसीबीसी, और 101 नंबर का क्या था? 101 नंबर का जो था अमेंडमेंट, ये था किससे? जीएसटी को लेकर था। जीएसटी को लाया गया था इसमें, जो हम लोग अभी अभी पिछले क्लास में किए हैं। अब 101 का देख लिए तो 103 का देख लेते हैं। 103 में क्या किया गया? ईडब्ल्यूएस को लाया गया। इसको लाया गया, ईडब्ल्यूएस को लाया गया, जिसमें 10% का आरक्षण दिया गया। तो एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन 49। क्वेश्चन क्या होने वाला है? भारत की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? हु हैज द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पार्लियामेंट के पास। किसके पास? पार्लियामेंट के पास शक्ति होती है कि सुप्रीम कोर्ट की जो है जजों की नंबर्स वो बढ़ा सकते हैं। और ये किस में है? ये कर सकते हैं आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 के अनुसार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने और उन्हें कानून बनाकर बढ़ाने की पूर्ण शक्ति केवल भारतीय संसद के पास ही है। अब बात करते हैं मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने? केवल 3 न्यायाधीश, जिसमें एक होगा मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, 3 नहीं 8 जजेस का प्रावधान है। कितने? 8 जजेस का, जिसमें एक होगा मेन और बाकी क्या होगा? बाकी 7 अदर होंगे। इसकी व्यवस्था की गई है। अब चलते हैं, बात करते हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश है, कितने जजेस है अभी वर्तमान में? अभी प्रेजेंट में कितने कुल जज हैं चीफ को लेकर के? अभी टोटल 34 जज है। कितने? 34 जज है। लेकिन पहले कितना किया गया था? पहले का प्रावधान था कि सिर्फ 8 जज ही रहेंगे। अभी लेकिन है कितने? 34। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 50 और हम लोग करने वाले हैं हाफ सेंचुरी। क्वेश्चन क्या होने वाला है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सुनिश्चित करता है? Which article of Indian Constitution ensure the protection of life and personal liberty? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्टिकल 21। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसको प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। किसको? ये इंडिया के जो सिटीजन्स है उसके लिए भी और विदेशी जो सिटीजन्स है उसके लिए भी ये जो है आर्टिकल 21 लागू होता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले 1978 के बाद आर्टिकल 21 की व्याख्या को व्यापक बना गया, जिसमें निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। तो राइट टू प्राइवेसी ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आर्टिकल 21 के तहत। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में 3 प्रकार के संरक्षण होते हैं, जैसे दोहरे दंड से मुक्ति होती है। तो आर्टिकल 20 में क्या है? इसमें अपराधों के संरक्षण को, अगर कोई दोषी अपराध में फंस गया है लेकिन वो दोषी नहीं है, तो उसे अपना अपराध को, दोष को मतलब फॉल्स साबित करने के लिए, गलत साबित करने के लिए उसको 3 प्रकार के संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, वो आर्टिकल 20 में 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या होने वाला है? नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल होते हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन कौन शामिल होते हैं इसके गवर्निंग काउंसिल में? प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटीज के जो है केंद्र शासित प्रदेश के उसके राज्यपाल शामिल होते हैं। अब बात करते हैं नीति आयोग का फाउंडेशन कब हुआ था? यह हुआ था 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। किसको हटा करके? प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग लाया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 52। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत काम का अधिकार, राइट टू वर्क शामिल है? Which article of the Indian Constitution include the right to work under DPSP? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 को यह निर्देशित देता है कि यह राज्य को निर्देशित देता है कि अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर नागरिकों के लिए काम पाने का, शिक्षा पाने का और बुढ़ापे, बीमारियां या अंगहीनता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करे। ये किसका काम है? ये स्टेट का काम है। अब बात करते हैं आर्टिकल 41 के तहत ही भारत सरकार द्वारा मनरेगा जैसे ग्रामीण रोजगार योजना अपनाई गई। क्यों? क्योंकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो क्वेश्चन ये आएगा कि एमजी नरेगा जो था, जिसका नाम अब बदल दिया गया है, एमजी नरेगा जो है ये किस लिए बनाया गया था? ये आर्टिकल 41 को पूरा करने के लिए, इसको पूरा करने के उद्देश्य से लोगों को रोजगार मिल सके, इसीलिए एमजी नरेगा जो है योजना चलाई गई थी। अब बात करते हैं आर्टिकल 42 के बारे में। आर्टिकल 42 क्या है? आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानववांछित दिशाओं, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन और मातृत्व राहत का प्रावधान करता है। कौन? आर्टिकल 42। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 53। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय का उल्लेख किया गया है? How many function items are placed within purview of पंचायत in 11th schedule of the Indian Constitution? क्या होगा इसका आंसर? कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 29। कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। किसके? पंचायतों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ये कब कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया? यह शामिल किया गया 73 अमेंडमेंट 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को कुल 29 विषय सौंपे गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई और ग्रामीण आवास ऐसे कुछ शामिल है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 54। क्वेश्चन क्या होने वाला है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता और कार्यों से संबंधित है। यह भारत सरकार को मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 55। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? Which part of Indian Constitution contains provision related to citizenship? क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा पार्ट 2 में। किसमें है? पार्ट 2 में, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल
5 से लेकर 11 तक जो है सिटीजनशिप से जुड़े कानून प्रावधान ये दिए गए हैं। भारत में एकल नागरिकता ही है, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था ही है, जिसे ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सिंगल जो सिटीजनशिप है ये भारत में कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं भाग 1 संघ में क्या है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं। जबकि भाग 3 में क्या है? भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है, और इसमें क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट आते हैं। क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट आते हैं। और पार्ट 1 में क्या आते हैं? पार्ट 1 में आते हैं पार्ट 1 में आते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 56 क्वेश्चन क्या है? सरकारी बजट में धन विधेयक मनी बिल को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? क्या होगा इसका आंसर? What was the authority of certify a bill as a money bill in the government budget? क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास। किसके पास? स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास यह अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 1104 के तहत 110 का क्लॉज 4 के तहत यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय ही होता है। इनके प्रमाण पत्र को किसी अदालत या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं किया जा सकता है, यह भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। वह इसे अधिकतम केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए अपने आसपास रोक सकती है, लेकिन इसको मना नहीं कर सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 57 क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के लिए प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी से संबंधित है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकारों के तहत अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी विशेषता, भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 30। इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना एंड उसका प्रशासन का अधिकार है। अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान, अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। तो आर्टिकल 30 भी क्लियर हो गया कि आर्टिकल 30 में क्या है? किसी भी माइनॉरिटी को अपना शिक्षण संस्थान जो है खोलने का, उसका अपना जो अगर मन हो तो वो खोल सकता है। ये किस में है? आर्टिकल 30 के अंदर आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 58। क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष मतदान की आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इन विच ईयर वाज द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18 ईयर इन इंडिया? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1989 में। कब किया गया? 1989 में कर दिया गया, जो कि पहले जो मतदान करने की आयु कितनी थी? 21 साल। अब इसको क्या कर दिया गया? 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया। और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया? ये किया गया 61वें नंबर का अमेंडमेंट। कितने नंबर का? 61वें नंबर का अमेंडमेंट, जो कब हुआ था? 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में हुआ था। लेकिन यह आधिकारिक रूप से 28 मार्च 1979 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? 1989 से लागू हुआ था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं यह ऐतिहासिक सुधार तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान किया गया था। तो ये जो सुधार किया गया था, वोटिंग का एज कम किया गया था, तब पीएम कौन थे? वो थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी प्राइम मिनिस्टर भी पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 59। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के में कुल कितने मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है टोटल 11। कितना? टोटल जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख है। बात करते हैं वर्तमान भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में आता है। ये किस में आता है? पार्ट, एक मिनट, संविधान के पार्ट 4 के क्लॉज 1 में आते हैं। कौन? फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें कितने शामिल है? 11 शामिल है। अब बात करते हैं इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य शामिल है। ये कर्तव्य नागरिकों को देश के प्रति उनके सामाजिक और नैतिक दायित्वों की याद दिलाता है। अब बात करते हैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
केवल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11वां कब जोड़ा गया? 11वां जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में। तो क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि लेटेस्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज 11th वाला, ये कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो 86 नंबर के अमेंडमेंट में। क्या में? 86 नंबर के अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइएगा। टू होम डज अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर? किसे सौंपते हैं? ये सौंपते हैं प्रेसिडेंट को। किसको सौंपते हैं? प्रेसिडेंट को। लेकिन इसको ओथ कौन दिलवाते हैं? जो है हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलवाते हैं? ओथ दिलवाते हैं गवर्नर। कौन दिलवाते हैं? गवर्नर दिलाते हैं। उस स्टेट के गवर्नर ही दिलाते हैं। लेकिन रेजिग्नेशन लेटर कौन इसका एक्सेप्ट करते हैं? वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर के पास इसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करने का अधिकार नहीं है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 217 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए के अनुसार किसी राज्य के उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का कोई भी न्यायाधीश अपना हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अपना पत्र त्याग कर सकता है। किसके तहत? आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 217 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के अकॉर्डिंग राज्यपाल अपना जो है गवर्नर अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको सौंपेगा? प्रेसिडेंट को। किसको? प्रेसिडेंट को। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु वर्तमान में 62 वर्ष है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय की कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय की 65 साल है। ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 61। क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है 30 मेंबर की, 40 मेंबर की, 50 मेंबर की या 60 मेंबर की। कितने मेंबर की आवश्यकता होती है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए? मिनिमम 50 मेंबर की। कितने? मिनिमम 50 मेंबर की आवश्यकता होती है। लोकसभा की रूल के अनुसार, रूल 198 के अकॉर्डिंग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को सदन में चर्चा के लिए स्वीकार किए जाने हेतु कम से कम 50 लोकसभा सांसदों का लिखित समर्थन होना अनिवार्य है। कितना? लिखित समर्थन 50 लोगों का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 62। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता इक्वलिटी बिफोर लॉ का वर्णन किया गया है? इक्वलिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्टिकल 14 के अंतर्गत आते हैं। किसके? आर्टिकल 14 के अंतर्गत आते हैं। क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ। यह घोषणा करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता या विधियों के समान संरक्षण इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि के समक्ष क्षमता एक नकारात्मक अवधारणा है जो ब्रिटिश मूल से ली गई है, जिसका अर्थ है कि कानून के सामने कोई भी अमीर या गरीब, छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 63। क्वेश्चन क्या है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना गैप हो सकता है? संसद का जो 2 सत्र होता है उसमें 2 सेशन में मैक्सिमम गैप कितने मंथ का हो सकता है या कितने दिनों का हो सकता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 6 महीनों का। 6 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये किसमें बताया गया है? ये बताया गया आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 में बताया गया है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सामान्यतः भारत में संसद के एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। इसमें पहला होता है बजट सत्र। क्या होता है? बजट सत्र। कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? सेशन 3, जिसे कहते हैं बजट सत्र। एक होता है बजट, 1 मिनट, एक होता है मानसून सेशन, और एक होता है आपका शीतकालीन विंटर सेशन। क्या होता है? विंटर सेशन होता है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 64। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फाइनेंस कमीशन से। किससे संबंधित है? फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग
के गठन का प्रावधान है, यह एक अर्ध न्यायिक और संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्य के बीच टैक्स रेवेन्यू के वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आवश्यकता अनुसार किया जाता है। कितने वर्ष में? 5 साल में किया जाता है। प्रत्येक 5 साल में एक नए वित्त आयोग के गठन किया जाता है। इस आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं। कितने? 5। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 65। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन संस्था जिसे कहते हैं नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? म्युनिसिपैलिटीज के लिए कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 18। कुल कितने? 18 है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत क्या 17th अमेंडमेंट 1992 के तहत संविधान में जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगर पालिकाओं को सुचारू रूप से कुल 18 विषय दिए गए हैं, जैसे शहरी नियोजन, सड़कें और सार्वजनिक स्वास्थ्य सौंपे गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग कौन सा? पार्ट 9A भी जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक विस्तृत है। कहाँ? आर्टिकल 243P से लेकर के 243ZG। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 66। क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को भारत के जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, इन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अब बात करते हैं साधारण शब्दों में, यदि पूरे संविधान के संदर्भ में पूछा जाए तो प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन अगर B.R. अम्बेडकर जी के अकॉर्डिंग देखें तो किसको? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, यह भी याद रखिएगा। आर्टिकल 32 के तहत आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है कितने प्रकार का रिट जारी करेगा? ये करेगा 5 प्रकार की। कितने? 5 टाइप की रिट जारी कर सकता है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 67। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्टिकल 40। क्या है? आर्टिकल 40 जो है ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है और इसे गांधीवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 40 को गांधीवादी ये भी कह सकते हैं, गांधीवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह महात्मा गांधी जी के ग्रामीण आत्मनिर्भरता और ग्राम स्वराज के प्रबल के ये समर्थक थे। इस अनुच्छेद के सपने को साकार करने के लिए अंततः 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके पारित पंचायत राज को संवैधानिक ढांचा बनाया गया। तो ग्राम पंचायत का जो है ढांचा कब बनाया गया? ये बनाया गया 73rd अमेंडमेंट 1992 के अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, संशोधन करके बनाया गया। किसको? ग्राम पंचायत की स्थापना की गई। और सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था? सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने वाला 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? अभी पढ़े हम लोग पिछले स्लाइड में, कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। सॉरी, इसका ऑप्शन होगा 1993। 76वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? लागू 1993 में किया गया था। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि ग्राम पंचायत का जो संगठन है ये लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ये पास किया गया था, लेकिन लागू हुआ था कब? 1993 में लागू हुआ था पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, अब हर एक साल 24 अप्रैल को, कब? 24 अप्रैल को हम मनाते हैं क्या? नेशनल पंचायती राज डे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या बनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसको भी याद रखिएगा, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 69। क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेज आयोग के गठन
जो हुआ था इसका अध्यक्ष कौन था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काका कालेकर। कौन थे? काका कालेकर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1953 में अनुच्छेद 340 के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की पहचान के लिए प्रथम पिछड़ा वर्गों की स्थिति की पहचान करने के लिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष कौन था? काका कालेकर। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 340 के तहत। कब कब किया गया? ईयर अगर पूछ लिया जाए तो 1953 में। 1953 में। अब बात करते हैं वर्ष ईयर 1979 में गठित भारत के दूसरे पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे। तो 1979 में फिर दूसरी बार जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन की जो इसका अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे बीपी मंडल। अब बात करते हैं भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को पिछड़े आयोग की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। ये भी याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 70। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव को सुनिश्चित करता है? Which article of Indian Constitution ensure the separation of judiciary from executive? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 50 का यह निर्देश है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 51 इसके ठीक बाद है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। कौन? आर्टिकल 51। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो किया जाता है 12। कितने सदस्यों को? 12 को। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 81 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के तहत भारत के राष्ट्रपति कितने टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और ये सभी किस फील्ड से होंगे? ये हो सकते हैं लिटरेचर, साइंस, आर्ट या सोशल वेलफेयर से। ये सभी फील्ड से हो सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 72। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्टिकल 360 के तहत। क्या? आर्टिकल 360 के तहत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 73। क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? वो की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। आम चुनाव के बाद जब नई लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। इस चुनाव की प्रक्रिया को नवनिर्वाचित सदन के सदस्यों द्वारा पूरा किया जाता है। इसके ठीक विपरीत लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर होते हैं उनके चुनाव की तारीख स्वयं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो डिप्टी स्पीकर की कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष। वो डिसाइड करता है कि इसका जो चुनाव है वो कब होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 74। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए सामान्य वेतन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का सिद्धांत है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्टिकल 39 का डी। इसमें बताया गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस सिद्धांत को कानूनी जमा बनाया जाने के लिए संसद द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम एक्ट 1976 पारित किया गया था। कौन सा एक्ट पारित किया गया था? 1976 इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। ये कब आया था? 1976 में हुआ था। जो किससे संबंधित था? समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 75। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है? किस शेड्यूल में है? यह 8th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें है क्या। शक्तियों का विभाजन स्पष्ट करती है कि इसके अंतर्गत 3 सूचियां होगी। पहली सूची क्या होगा? पहले सूची को कहते हैं स्टेट लिस्ट। क्या कहेंगे? स्टेट लिस्ट। दूसरे को क्या कहेंगे? दूसरे को कहते हैं यूनियन लिस्ट। तीसरे को क्या कहते हैं? कनकरेंट लिस्ट। क्या कहते हैं? कनकरेंट लिस्ट कहते हैं। ये जो है शक्तियों का विभाजन
3 टाइप से किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन और वन्य जीवों के संरक्षण जैसे 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची, जिसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया था। ये किस 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 76। क्वेश्चन क्या है? राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्या होगा इसका आंसर? किसके द्वारा की जाती है? ये किया जाता है गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यों के राज्यपाल के द्वारा। और किस आर्टिकल में ये बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 में बताया गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल अन्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनके विभागों का बंटवारा भी करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 77। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? जल्दी से बताइएगा। ये संबंधित है इलेक्शन कमीशन से। किससे? इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। यह आयोग के देश में संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की पूर्ण क्या है? जिम्मेदारी और स्वतंत्रता प्रदान करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 78। क्वेश्चन क्या होने वाला है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, इसकी जो होती है कार्यकाल कितने दिनों की होती है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 6 साल या 65 साल की उम्र पूरा करने तक। कितने? 6 साल या 65 वर्ष। अगर 6 साल इसका टेन्योर होता है जनरली, लेकिन अगर 65 साल 6 साल से पहले ही इसका हो गया है तो इसको वहां से रिजाइन देना पड़ेगा, उसको पद से हटा दिया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 79। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जोड़ा गया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्टिकल 21 का ए। आर्टिकल 21 के ए में जो है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया है। और किस आर्टिकल के तहत, किस अमेंडमेंट के थ्रू ये जोड़ा गया है? 86 नंबर के अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट ये कब हुआ था? ये होता 2002 में। 2002 में इसी के तहत जो है राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 के ए में जोड़ दिया गया। इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए संसद द्वारा वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE, राइट टू एजुकेशन अधिनियम, यह कब पारित किया गया? ये पारित किया गया 2009 में किया गया, जो देश में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं इस मौलिक अधिकार के जोड़ने से पूर्व शिक्षा का यह लक्ष्य केवल नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत एक राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 80। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इनमें से कौन नहीं है? इसमें से नहीं है। कौन नहीं है? फाइनेंस कमीशन नहीं है, नीति आयोग नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं है, या यूपीएससी नहीं है। तो ये नीति आयोग, इसमें से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुआ था, है ना। लेकिन ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। नीति आयोग का गठन कब, किसके बाद हुआ था? प्लानिंग कमीशन के बाद किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 81। क्वेश्चन क्या है? किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? अनुच्छेद 110 के तहत। अनुच्छेद 110 के तहत उसको प्राप्त होता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 82। क्वेश्चन क्या है? भारत के अटॉर्नी जनरल को देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। यह किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 76 के क्लॉज 3 में। 76 के क्लॉज 3 में है। यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपने कर्तव्यों के निष्पादन में भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार करने का अधिकार है। महान्यायवादी के पास संसद की बैठक में हिस्सा लेने की शक्ति है, जिसे किस आर्टिकल में बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 88 में। किसमें? आर्टिकल 88 के तहत मिली है, जहां वह बिना मतदान अधिकार के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 83। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को किससे परामर्श करने की शक्ति देता है? किससे सलाह लेने की शक्ति देता है?
तो ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। किससे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है इसे सलाह ले सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 84। क्वेश्चन क्या है? प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट लोकसभा कंस्टिट्यूटेड? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होने वाला है 1952 में। भारत में पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच आयोजित किए गए थे। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा का आधिकारिक गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इनके अध्यक्ष? इनके अध्यक्ष थे जेबी मावलंकर। कौन थे? जेबी मावलंकर साहब थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, अब बात करते हैं मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? लोकसभा की सदस्यों की संख्या 500 मैक्सिमम इतने ही निर्धारित की गई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 85। क्वेश्चन क्या है? सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को किस वर्ष सौंपी थी? इन विच ईयर डिड द सरकारियास कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1988 में। केंद्र राज्य संबंधी के समीक्षा के लिए वर्ष 1983 में गठित सरकारी आयोग ने, ये कब गठित हुआ था? ये सरकारी आयोग है 1983 में ही बना था। 1983 में फॉर्मेशन है इसका। इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1988 में केंद्र सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कुल 247 सिफारिश थे। कितने थी? 247 जो है सिफारिश थी। इसको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं इस आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया थे और उनके साथ बी शिवरामन और डॉक्टर SR सेन इनके 2 अन्य सदस्य भी थे। ये रहा हमारा 86 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का विचार किस देश से लिया गया है? फंडामेंटल राइट का जो है विचार किस देश से लिया गया है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन होने वाला USSR, UK, USA या आयरलैंड। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा USA। क्या होगा? USA से जो है फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। अब बात करते हैं ये फंडामेंटल जो राइट है, फंडामेंटल राइट्स ये अब भारत के संविधान के पार्ट 3 में है। किस में है? पार्ट 3 में है, जिसमें है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बताया गया है। किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 87। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जोड़ी गई थी? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। दल बदल जो है विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइएगा। इसका आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा? 52वां संविधान संशोधन में जो है इसमें 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ को क्या किया गया? जोड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 88। क्वेश्चन क्या होने वाला है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है? भारत के जो राष्ट्रपति हुए हैं उसका जो इलेक्शन होता है, अगर उसमें कोई विवाद आ जाए तो उसका निपटारा कौन करेंगे? वो करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन नहीं करेंगे। ये कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेंगे। और ये बातें किस में है? किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 71 के क्लॉज 1 में बताई गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 89। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 किससे संबंधित है? क्या होगा इसका आंसर? आर्टिकल 312 किससे संबंधित है? ये संबंधित है ऑल इंडिया सर्विसेज से। किससे संबंधित है? ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं के सृजन से संबंधित इसके तहत राज्यसभा को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय हित में उपस्थित और मतदान कराने वाले 2/3 सदस्यों को बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा के क्षेत्र का प्रस्ताव पारित कर सकती है। वर्तमान में भारत में केवल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। जैसे पहले क्या है? पहला जो सेवा है वो है IAS। क्या है? IAS। दूसरा क्या है?
दूसरा है IPS, तीसरा क्या है, तीसरा है IFS। ये जो है 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं भारत में वर्तमान में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा और देख लेते हैं। जो IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसको वर्ष 1966 में जोड़ा गया। ये याद रखिएगा, कब जोड़ा गया इसे, 1966 में जोड़ा गया। ये लेटेस्ट है, इस तीनों की बात करें तो इस तीनों में सबसे नया कौन है, IFS, इसको जोड़ा गया 1966 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 90। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीडियर इस्टेब्लिश बाय लॉ, किस देश से लिया गया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जापान। किससे लिया गया है? जापान। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में बताया गया है कि उल्लिखित वाक्यांश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मुख्य रूप से जापान से संबंधित से लिया गया है। इसका अर्थ है यदि संसद में वैध प्रक्रिया से कोई कानून बनाया गया है तो वह मान्य होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 91। क्वेश्चन क्या है, प्रकलन समिति जिसे कहते हैं एस्टिमेट कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? कितने मेंबर होते हैं इसमें? इसमें होते हैं कुल 30 मेंबर। कितने होते हैं? 30 मेंबर। इस समिति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें इसके जो सभी 30 सदस्य हैं केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। कि जो 30 मेंबर है वो कहाँ से लिए जाएंगे? लोकसभा से लिएंगे। राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, सिर्फ ओनली और ओनली लोकसभा के ही मेंबर होंगे ये सभी। कोई भी केंद्रीय मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता है और इसका कार्यकाल ओनली 1 ईयर का होता है। कितने ईयर का? 1 ईयर का ही होता है। किसका? एस्टिमेट कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उसका कार्यकाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 92। क्वेश्चन होने वाला है लेखा समिति जिसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 7। कितना होगा? 7। जो लोक लेखा समिति PAC है पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल कितने? 22 मेंबर होते हैं। टोटल कितने होते हैं? टोटल जो मेंबर होते हैं वो 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 कहाँ के होते हैं? ये होते हैं राज्यसभा के होते हैं। अब बात करते हैं वह अपनी जो है समिति कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है। वर्ष 1966 में चली आ रही परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष हमेशा लोकसभा में विपक्ष के किसी सदस्य को ही बनाया जाएगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा? अपोजिशन लीडर। कौन होगा? अपोजिशन लीडर ही होगा। यह भी आप लोग याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 93। क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन होने वाला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया दी गई है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्टिकल 368। और ये किस पार्ट में आता है? ये आता है पार्ट 20 में। इसमें आता है पार्ट 20 में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 94। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार। ओनली और ओनली 1 बार किया गया है। ये कब किया गया है? ये कब किया है? 42वां संविधान संशोधन, 42वां अमेंडमेंट 1976 में किया गया है इसमें संशोधन। उसके बाद एक भी संशोधन नहीं किया गया। और इस संशोधन में क्या हुआ था? इसमें 3 नए वर्ड जोड़े गए थे, जो कि एक था क्या? सोशलिस्ट। क्या था? सोशलिस्ट। दूसरा क्या जोड़ा गया था? दूसरा जोड़ा गया था सेकुलर। दूसरा जोड़ा गया था सेकुलर। और तीसरा क्या जोड़ा गया था? तीसरा जोड़ा गया था इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी जोड़ा गया था। इसलिए इसमें संशोधन कराया गया था। कब? 1976 में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 95। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से उस राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और किस आर्टिकल में है? यह है आर्टिकल 164 के क्लॉज 2 में। 164 के क्लॉज 2 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 96। क्वेश्चन क्या होने वाला है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्यों को क्या लागू करने का अधिकार देता है या निर्देश देता है? 44 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 97। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल जो है नेशनल इमरजेंसी लागू करने की घोषणा कर सकता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्टिकल 352। इसके अंतर्गत यदि भारत के राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि गंभीर आपातकालीन स्थिति मौजूद है, जैसे कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड जो रेवोल्यूशन होता है, इसके कारण क्या कर सकता है? वो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 98। क्वेश्चन क्या है? हम लोग एकदम लास्ट में आ चुके हैं। अब हमारा जो है पूरा सेशन खत्म होने वाला है जल्द ही। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बलवंत राय मेहता समिति ने, कौन? बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में कितने स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? ये लोग हम लोग ने अभी अभी किया है। कितने? 3 लेयर। कब किया था? 1957 में किया था। और सबसे पहले लागू किया कहाँ हुआ था? सबसे पहले हुआ था नागौर राजस्थान में। ये हम लोगों ने किया था क्वेश्चन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 99 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन होने वाला है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल अपना प्रतिवेदन जो है अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है? किसको सौंपता है अपना रिपोर्ट? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्टर को। किसको सौंपेगा? ये सौंपेगा प्रेसिडेंट को। किसको? प्रेसिडेंट को सौंपेगा। और ये किस में है? जो है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG केंद्र सरकार के खाते में संबंधित अपनी जो है रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है? ये किस आर्टिकल में बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 151 के क्लॉज 1 में बताया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन एंड लास्ट। अब लगने वाली हमारी सेंचुरी और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसका आंसर आप लोग सभी लोग जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन होने वाला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों फैक्ट्री में जो है आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? Which article of Indian Constitution prohibits the employment of children in factories? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्टिकल 24। क्या होगा? आर्टिकल 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आने वाला है और यह निर्देश देता है कि 14 वर्ष से कम के, कितने? 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं इसको फैक्ट्री में, माइंस में या किसी भी प्रकार के जोखिम भरे काम में इसे नियोजित नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद बच्चों के अधिकार और उनके बचपन की सुरक्षा के लिए पूर्ण निषेध करता है, जिसे किसी भी स्थिति में शिथिल नहीं किया जा सकता है। इसके ठीक विपरीत आर्टिकल 23 में क्या है? आर्टिकल जो है 23 इसमें क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किसी भी प्रकार के जबरन श्रम या बेगार को कानूनी रूप से प्रतिबंध और दंडनीय अपराध घोषित किया गया। आप किसी के मानव को किसी बेच नहीं सकते या किसी को जबरन आप श्रम नहीं करवा सकते। ये किस में है? आर्टिकल 23 में।